नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए हमने 15,000 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अनुवांशिक से संबंधित समय सामान्य शब्दावली रहने वाली है, जो कि हम बायो को टारगेट करते हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आज वाले इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको कितने 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा और कम पैसों के अंदर टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने? मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। 50 टेस्ट आपको फुल लेंथ मिलेंगे, मतलब फुल टेस्ट मिलेंगे, और 250 टेस्ट आपको, 250 टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मिलने वाले। तो बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दे, अपनी तैयारी का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट सबका आप एनालिसिस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें और एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को लेके जाए और सिलेक्शन की रेस में शामिल हुए। आप जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है विद आंसर के साथ उन टेस्ट की। जो टेस्ट दोगे आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज ही जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, टेस्ट देना स्टार्ट करें। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है, जेनेटिक्स कहा गया है? इनमें से किसके द्वारा, कौन था? इन चार व्यक्तियों को नाम दिया है, इन चारों में कौन था जिसने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है? क्या एच जे मुलर था, सी कोरेनिस था, ग्रेर मेंडल था, या डब्ल्यू वेटसन था? तो जो अनुवांशिकता की बात करें तो वो कौन सा था? अनुवांशिकता के जेनेटिक्स किसने, किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? वो था बेटा डब्ल्यू बेटसन था। कौन था? डब्ल्यू बेटसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? मानव गुणसूत्र की अपन बात करें तो आपको पता है, अगर गुणसूत्रों की बात करें टोटल कितने होते हैं? वैसे 46 होते हैं, पर जोड़े की बात करें, गुणसूत्रों के अंदर युग्म की बात करें तो कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक अनिषेचित है, मतलब निषेचित नहीं है, अनिषेचित मानव अंडा है, उसमें क्या क्या हो सकते हैं? क्या एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होगा, या दो एक्स क्रोमोसोम होंगे? ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था दो वाई क्रोमोसोम होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था बेटा? दो वाई क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, दो, ये होना चाहिए था दो वाई क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम होंगे या दो वाई क्रोमोसोम होंगे। तो इनमें से क्या होना चाहिए? अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक एक्स क्रोमोसोम होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक होगा वो किसी के साथ निषेचित नहीं होगा, किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा और अंडे का निर्माण नहीं होगा। अगर एक एक्स और एक वाई होगा तो पेयर बन गया, ये भी करेगा। दो वाई हो गए तो भी पेयर बनाएगा, दो एक्स एक्स है तो भी पेयर बना के काम चलेगा। इससे क्या होगा, क्या होने वाला है? इसके द्वारा इसका निर्माण हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अंदर मैं बात करूं, एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा तो निषेचित नहीं होने वाला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि द्वारा आधारित है? जो मानव जाति है उसमें अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो कौन सा होगा? तो मानव जाति में दो चीजें आती है। मानव जाति में क्या आती है? मानव जाति में बात करें, एक है बेटा पुरुष है और एक है महिला है। ठीक है, एक पुरुष है और एक महिला है। तो महिला और पुरुष दो है, तो क्या है? एक्स एक्स होगा, एक के पास क्या होगा? एक्स वाई होगा, और एक के पास क्या होगा? एक्स एक्स होगा।
ठीक है, महिला के पास एक्स एक्स है, पुरुष के पास क्या एक्स और वाई है। तो अगर पुरुष अगर इसमें कोई स्पर्म या शुक्राणु देगा एक्स या वाई, उसके बाद निषेचन होने वाला है। तो ओनली एक्स एक्स तो नहीं हो सकता, जेड डब्ल्यू तो है ही नहीं, एक्स ओ भी नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। एक्स एक्स या एक्स वाई एक निर्धारण की विधि है, जो कि लिंग का निर्धारण करने की एक विधि है, एक्स एक्स या एक्स वाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र कौन सा है? इनमें से नर का लक्षण कौन देगा? क्या एक्स देगा या वाई देगा या 22वां गुणसूत्र देगा या 21वां गुणसूत्र देगा? तो नर के बात करें मतलब पुरुष के गुणसूत्र की बात करते हैं अपने, तो पुरुष का जो गुणसूत्र देता है बेटा वो कौन देता है? वाई क्रोमोसोम देता है। कौन देता है? वाई देता है। वाई गुणसूत्र लक्षण किसके निर्धारित करते हैं? पुरुष के या नर के निर्धारित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के बच्चों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अगर मानव जाति है, पुरुष है, उसके में बच्चों का लिंग का निर्धारण कैसे होता है? क्या पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र से होता है, माता से आने वाले वाई गुणसूत्र से होता है, पिता से आने वाला एक्स माता से आने वाला वाई गुणसूत्र द्वारा होता है, या पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों से निर्धारित होता है? तो मानव जाति में जब लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लिंग का निर्माण कैसे होता है, तो वो अकेले ना तो पिता कर सकता है ना ही माता कर सकती है। अगर एक लिंग का निर्धारण करना है, एक पुरुष का या बच्चे का जन्म की बात करें, तो बच्चे का जन्म की बात करें, बच्चे की बात करें तो उसमें दो लोगों का अहम रोल होता है, एक पिता का रहेगा और एक माता का रहेगा, मतलब दोनों का गुणसूत्र होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पिता से एक्स और माता से वाई, मतलब दोनों के गुणसूत्र आना जरूरी है, दोनों के गुणसूत्र आना जरूरी है, वही लिंग का निर्धारण करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है। डीएनए की जो पैकेजिंग में शामिल होने वाली हिस्टोन प्रोटीन का आवेश क्या होता है? अगर उसका बात करें तो क्या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होगा, उदासीन होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? इनके पैकेजिंग की बात करें, जो डीएनए के अंदर जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, तो उनका जो क्या किस तरह का रहता है, वो उनका क्या रहता है बेटा? हमेशा धनात्मक रहता है। क्या रहता है? आवेश कैसा रहता है? धनात्मक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर उपयुक्त होने वाला जीवाणु कौन सा है? अगर हम पादपों पे जीन का स्थानांतरण करते हैं, उसका ट्रांसफर करते हैं, तो सामान्य तौर पर उपयुक्त होने वाला जीवाणु के बारे में पूछा है आपसे कि जीवाणु इनमें से कौन सा है? क्या सल्मोनेला है या एग्रोबैक्टीरियम है, ई कोलोई है या सोमोनोस है? तो इनमें से अगर जीन का ट्रांसफर करोगे और जीवाणु की बात करोगे तो इसके अंदर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना। क्या? एग्रोबैक्टीरियम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? एग्रोबैक्टीरियम इज द राइट आंसर। एग्रोबैक्टीरियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेर मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया है? जो ग्रेर मेंडल था उसने अनुवांशिक के प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? इसमें से कौन सा पादप उसने लिया था? क्या ट्रिट्रिकम एसिटिवम या गोसिपियम, हिस्रूट्रम, कोरा कोराइजा सेसाटाइवा, पाइसम सेटावा इवम? नाम भी भाई बहुत अजीब अजीब है, ऐसे नाम है कि मुंह से पूरे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, आधे मुंह के अंदर रह रहे हैं आधे बाहर आ रहे हैं। मतलब क्या यार, बायो के अंदर तो हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथो हो रहा है। तो मतलब बायो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, इसके नाम थोड़े अजीब है, क्योंकि अपन लोग जो साइंस वाले हैं, अगर नॉन मेडिकल वाले हैं तो बायो नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बायो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो उसमें क्या नाम सिंपल सिंपल रहते हैं, आप इजिली समझ पाते हो। बट बायो में नाम क्या थोड़े कॉन्सेप्टुअल या साइंटिस्ट वगैरह के नाम है या वैज्ञानिक नाम की बात करें थोड़े क्या मुश्किल से है। तो इसमें क्या पूछा था, ग्रेर मेंडल के अनुवांशिक प्रयोग के किस पादप का प्रयोग हुआ है, उस पादप का नाम पूछा था। वो पादप कौन सा है? पाइसम। कौन सा है? पाइसम सेकाटाइवम था। कौन सा है? पै से पादप की बात करें तो उसके पै से क्या होगा? पाइसम सेटाइवम था। क्या है? सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन डी क्या है इसका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं?
आपसे पूछा है कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है इनमें कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? क्या न्यूक्लियस राइबोसोम्स देता है और एंडोप्लाज्म प्लाज्म झिल्ली देती है? न्यूक्लियर राइबोसोम्स देती है, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया देता है, या राइबोसोम्स देता है? अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात करूं तो उसके अंदर मेन योगदान है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? उसके अंदर किस किसका रहता है? न्यूक्लियस का रहता है, राइबोसोम्स का भी रहता है और एंडोप्लाज्मिक झिल्ली का भी रहता है, एंडोप्लाज्मिक झिल्ली का भी रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। अब हरे फल है, आपको पता है कच्चे फल होते हैं, उनको गोदाम में स्टोर करके रखा जाता है, उनको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है? जो कच्चे फल को पका दे उनका, आप कभी फ्रूट के गोदाम में जाओ या गए हो तो जाके देखना, केले का या सेब का कोई सा भी गोदाम हो, वहां जो कच्चे फल है कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, मतलब कच्चे हैं, बाग से या वहां से बगीचे से तोड़ के लाए जा रहे हैं, फिर गोदाम में स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में, फिर उन पे कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या उत्पन्न करता है? क्या मिथाइलिन करता है, या फ्लोरोजीन करता है, या एसिटिलीन करता है, ऑक्सिन करता है? तो उसको पकाने के लिए जो उत्पन्न करता है हम क्या बोलते हैं? वो एसिटिलीन का उपयोग करता है या एसिटिलीन को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? समसूत्री विभाजन की मैं बात करूं, समसूत्री विभाजन की बात करूं तो किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? तो समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, क्या इंटरफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, या टीलोफेज है? इसके अंतर हम बात करें, इसके अंतर हम बात करें तो कौन होगा? मेटाफेज इसका राइट आंसर होगा, मेटाफेज इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेटाफेज समसूत्री विभाजन अवस्था में गुणसूत्रों का आधिकारिक अध्ययन के लिए किया जाता है। मेटाफेज, मेटाफेज क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में पूछा? कौन सा? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में पूछा गया। तो कौन था? शटन था, हुकर था, लेमार्क था, या डार्विन था? तो अगर इसकी बात आ जाए, जब गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में, कौन सा? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सिद्धांत की बात करेंगे तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? शटन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन होने वाला है? शटन होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड करें, मात्र 99 रुपए के अंदर आप कितने 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने? 300। इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट है बेटा, 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो ऐप को आज ही डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। तो अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, सबका एनालिसिस कर सकते हैं। जो टेस्ट दोगा उनको वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा और आपको ऐप के अंदर और प्ले स्टोर पे पीडीएफ भी मिलने वाली है विद आंसर के साथ। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान की एसएससी, सीटी, पटवार, वीडियो, कोई सी भी शिक्षक भर्ती, या आप सेंट्रल वाले हो, एसएससी या रेलवे वाले हो, तो भी आपके लिए जो जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहे और लास्ट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो हमारे पास कितने हैं? 64 है बेटा। 64 के कोशिकाओं का निर्माण करना है तो कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 64 के अकॉर्डिंग बात करो, 64 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो कितने की आवश्यकता होती है इसमें? क्या 16 की होगी, 32 की होगी, 6 की होगी, 8 की होगी? तो 64 के लिए हमें 6 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। कितने? 6 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? क्या वेनबर्ग ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, मेंडल ने दिया था, डार्विन ने दिया था? तो प्रकृति वर्ण सिद्धांत की बात करें तो ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सिंपल सा आंसर है, डार्विन ने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या पूछा है, मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है। मादा में जब निषेचन होता है वो निषेचन स्थल कौन सा है। क्या अंडाशय है, क्या अंडवाहिनी जिसको मैं फिलोपियन नलिका या फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं वो है, या गर्भाशय है, या योनि है। तो अगर मादा में निषेचन की बात करें तो बेटा बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि निषेचन कहाँ होता है, योनि में होता है, कुछ लोग बोलते हैं गर्भाशय में होता है, कुछ लोग बोलते हैं अंडाशय में होते हैं। अगर निषेचन स्थल की बात करें मतलब जो पूर्ण रूप से हमारा अंडा कहाँ पे बन रहा है, जो निषेचन हो रहा है, जहाँ निर्माण हो रहा है, तो वो अंडवाहिनी होगी। कौन सी होगी, जो फिलोपियन ट्यूब होती वहीं जाके मादा में निषेचन स्थल है, यार आखिरी पॉइंट है, वहीं अंडे का निर्माण होने वाला है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। आप कंफ्यूजन मत रहे, योनि वगैरह या वजाइना है या जो गर्भाशय है, अंडाशय है, ये इसका निषेचन का स्थल नहीं है। ये तो एक मार्ग है बोल सकते हैं, बट आखिरकार अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब में इसका निर्माण स्थल बताया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए किस में उपस्थित नहीं होता है। अब बताओ डीएनए इनमें से किस में उपस्थित नहीं होता है। एक श्रृंखलन डिंब में, बालों की जड़ में, प्रीकप शुक्राणु में, या प्रीकप आरबीसी में। तो डीएनए की उपस्थिति पूछा है, इनमें से किस में नहीं है। तो बेटा डीएनए एकल डिंब में भी होता है, बालों की जड़ में भी होता है, और आरबीसी में भी होता है। पर जो वो परिपक्व एक शुक्राणु होता है ना हमारा, सॉरी, शुक्राणु में जो डीएनए होता है, जो आरबीसी है, इसमें डीएनए नहीं होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है। तो आपको याद रखना, क्योंकि बाल है, नाखून है, इन सब में डीएनए होता है। आपने वो एक सीरीज देखी होगी या मूवी वगैरह देखते हो, उसमें क्या होता है जब साइबर क्राइम का होता है या कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, बाल का डीएनए वगैरह लिया जाता है, नाखून का लिया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो आरबीसी में डीएनए बेटा उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, क्वेश्चन राइट होते जा रहे हैं, तो आप एक बार लाइक कर दें, फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें, तो हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव उपभोक्ता के लिए स्वीकृत पहली व्यवसायिक रूप से उगाई गई अनुवांशिक अभियांत्रिक खाद्य फसल कौन सी है। जब मानव उपभोक्ता के लिए मैं बात करूं, स्वीकृत पहली व्यवसायिक रूप से उगाई गई अनुवांशिक वो या अभियांत्रिक खाद्य फसल कौन सी है, तो बताओ कौन सी है। क्या टमाटर है, क्या बैंगन है, या सोयाबीन है, या चावल है। तो अनुवांशिक फसल की बात करें तो मानव के लिए जो उगाई गई खाद्य फसल कौन सी थी, वो टमाटर थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आहे टमाटर बड़े मजेदार। हाँ, आजकल जो सॉन्ग चल रहा है कि टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर ही बहुत मजेदार है, जिसको हमने अनुवांशिकता के लिए अभियांत्रिक खाद्य फसल के रूप में उगाई थी। आहे टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है। इनमें कौन सा एंजाइम है जो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आणविक कैंची कहलाता है। डीएनए लाइगेज है, हाइड्रोलेस है, प्रतिबंध एंजाइम है, या पॉलीमरेज है। तो इसके अंदर जो आणविक कैंची कहलाने वाला कौन सा एंजाइम है, तो आणविक कैंची कहलाने वाला बेटा जो एंजाइम है वो कौन सा है, प्रतिबंधन एंजाइम है। कौन सा, प्रतिबंधन एंजाइम। कैंची का मतलब काट दिया, प्रतिबंध लगा दिया, वहां जाना नहीं है, तो सीधा से आप ट्रिक बना सकते हो। कौन सा, प्रतिबंधन एंजाइम है। कौन सा, प्रतिबंधन एंजाइम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। यूकेरियोटिक जीवों में, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का अध्ययन उपयुक्त किस अवस्था में किया जाता है। क्या एस अवस्था है, मेटाफेज अवस्था है, टेलीफेज अवस्था है, या जी अवस्था है। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो यूकेरियोटिक जीवों गुणसूत्रों के अंदर मेटाफेज अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका, मेटाफेज अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति क्या कहलाती है। एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, गुणसूत्र रूप कहलाती है, केंद्र प्ररूप कहलाती है, नया प्ररूप कहलाती है, या जाइलो प्ररूप कहलाती है। अगर मैं एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या व आकृति के बारे में बात करूं तो क्या कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाने पाती है, एक गुणसूत्र स्वरूप कहलाती है। जो गुणसूत्रों की बात होगी तो क्या कहलाएगी, गुणसूत्र स्वरूप ही कहलाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थल
पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। जो डीएनए अणु को विशिष्ट तल पर काटने वाले एंजाइम क्या होते हैं? क्या डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं, डीएनए लिगेज होते हैं, रेसिट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज होते हैं, या क्षारीय फोस्फेटेज होते हैं? तो डीएनए अणु को विशिष्ट तल पे काटने वाले जो हमारे एंजाइम होते हैं वो होते हैं बेटा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन है मतलब काटना है, काटने वाले, रिस्ट्रिक्शन लग गया, आपको वहां जाना नहीं है, प्रबंधित किया गया, आपको वहां जाने के लिए रोका गया, मतलब आपका काटने वाले का तो रिस्ट्रिक्शन एंडो एंडो न्यूक्लियेजेज होता है। क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। डीएनए व आरएनए के, जो डीएनए और आरएनए का शर्करा अणु में अंतर क्या है? जो डीएनए और आरएनए है इनके जो शर्करा अणु में अंतर पूछा गया है, तो इनके बारे में बताओ क्या है, उन अणु में अंतर है? तो 2C पर नाइट्रोजन की उपस्थिति है, 3C पर नाइट्रोजन का अभाव है, 3C पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव है। तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए में शर्करा अणु के अंतर की मैं बात करूं तो इस पे क्या रहता है बेटा? 2C पर क्या रहता है? ऑक्सीजन का अभाव रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2C पे क्या रहता है? ऑक्सीजन का अभाव रहता है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? क्या डिप्लोकोस है, या कोलाई है, राइजोबियम है, या स्पाइरिलिम है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए उपयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु हमारा क्या है? इकोलाई है बेटा। कौन सा? इकोलाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? डीएनए अणु को दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी जनी क्षारक द्वारा किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो डीएनए के जो दो अणु होते हैं वो अपने अपने नाइट्रोजनी द्वारा किस बंधन से जुड़े होते हैं? क्या सहसंयोजन बंधन से जुड़े होते हैं, या फिर वो किस बंधन से जुड़े होते हैं? अगर मैं बात करूं सहसंयोजन बंधन से जुड़े हैं, या फिर हाइड्रो इंजन हाइड्रोजन से जुड़े हैं, सल्फाइड से जुड़े हैं, आयनिक से जुड़े हैं, तो किस से जुड़े हुए हैं बेटा? वो किस बंधन से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। किससे? हाइड्रोजन बंधन से जुड़े हैं। ऑप्शन बी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए, अच्छे लगे तो लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको कितने 300 टेस्ट दिए जा रहे थे। 50 तो फुल लेंथ टेस्ट है बेटा, और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दे, राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट दे रहे हैं। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है विद आंसर के साथ। यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट सबका एनालिसिस करें और एग्जाम की सिलेक्शन की रेस में शामिल हुए। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।